हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में शिक्षण अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट को जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सभी प्रैक्टिस सेट में जो है आपके 20 प्रश्न शामिल होते थे और इस प्रकार से हमने 200 से एबव जो है क्वेश्चन जो है शिक्षण अभिवृत्ति से कंप्लीट करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी प्रश्नों में से जो है 5 जो प्रश्न आपके पूछे जाने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, वो आसानी के साथ बन जाएंगे। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसके बाद मैं जो है आपको शिक्षण अभिवृत्ति के जो है विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसको जो है कराऊंगा। और वो जो है 70 क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 70 टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, और भी कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैंने 70 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको फाइंड आउट किया है और अलग करके इसको एक अलग वीडियो के रूप में मैं इसको 2 पार्ट में जो है आपको कराऊंगा। 2 पार्ट में जो है इस वीडियो को कंप्लीट कराऊंगा। एक पार्ट में 35 प्रश्न होंगे और दूसरे पार्ट में भी 35 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये वो प्रश्न है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। कब से? 2005 से लेके 2018 के बीच में ये प्रश्न पूछे गए हैं। 2005 से लेके ये प्रश्न जो है 2018 के बीच में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा कलेक्शन है प्रीवियस ईयर की। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो आपको पेपर सॉल्व बहुत सारा मिल जाएगा यूट्यूब पे, चाहे आपको वेबसाइटों पे, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे। लेकिन अलग अलग जैसे यानी शिक्षण अभिवृत्ति में कितने प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उस प्रकार से जो है एक एक यूनिट में जो है करके आपको वीडियो भी नहीं मिल पाएगा और शायद आपको इंटरनेट पे ढूंढने पे नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने यह प्रयास किया कि इन सभी प्रश्नों को एक जगह जो है कलेक्ट करते हैं। यानी शिक्षण अभिवृत्ति के 2005 से लेकर 2018 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हो सकते हैं, उनको एक जगह मैं कलेक्ट करता हूं, फिर आपको जो है उस पर वीडियो बनाकर देने का प्रयास करता हूं। तो इस वीडियो को जो है हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और टोटल 70 प्रश्न होंगे। तो कल से ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कल जो है ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। 70 ये प्रश्न कंप्लीट मिलेंगे, वो आंसर के साथ मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा उसमें, बस आंसर आपको मिलेगा। और मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करूंगा कि यानी क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें 70 प्रश्न में से हो सकता है आपके 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर से उठा लेते हैं। कभी कभी आप देखते हैं फर्स्ट पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन 70 प्रश्न में से 2 प्रश्न जो है आपके पूछ लिए जाएंगे। तो 2 प्रश्न आपके इन 70 प्रश्न में से बन जाएंगे। बाकी मैंने आपको 200 या 250 से ऊपर जो क्वेश्चन कराए हैं प्रैक्टिस सेट के, उसमें से आपको 3 प्रश्न बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है 5 प्रश्न आप बहुत ही आसानी के साथ इसमें कंप्लीट कर लेंगे। वो पांचों प्रश्न जो है आप एकदम राइट का मतलब बहुत इजी वे में सही कर जाओगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि कल जो है किस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। कल टीचिंग एप्टीट्यूड जो है हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिस सेट जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं 14, वो भी आज कर लेकर, और फिर कल जो मैं आपको 70 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको भी कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे, शोध अभिवृत्ति पे। उससे भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ उसके भी जो है विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये तो कल की बात थी, और आज हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने प्रैक्टिस सेट को, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति से है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा हम लोग का शिक्षण अभिवृत्ति में। तो आप कोशिश करिएगा सभी का आंसर करने के लिए, और सभी प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत ही इजी वे में प्रश्न को बताता हूं। फिर उसके बाद जो है आपको ऑप्शन भी बोलता हूं, फिर आप अपना जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। अगर नहीं दे भी पाते हैं तो मैं उसका आंसर जो है बता देता हूं। तो आप ईमानदारी से सारा जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करिएगा और अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है जरूर मेंशन करके बताने का प्रयास करिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक के साथ अपनी समस्या साझा करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर भी वो जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सपोज करिए आप एक टीचर हैं और एक छात्र शिक्षक के साथ अपनी समस्या साझा करना चाहता है। यानी कि कोई विद्यार्थी है, किसी प्रकार की उसके पास कठिनाई है या समस्या है, वो उसके बारे में जो है शिक्षक से बात करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वह शिक्षक के घर तक चला जाता है, यानी कि आपके घर तक आ जाता है। कुछ ऐसी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहोगे? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है।
पहला जो ऑप्शन है आपका, छात्र के अभिभावकों से संपर्क करें और उसकी समस्या का हल निकालें। बी ऑप्शन है, छात्रों को सुझाव दें कि वह उसके यहाँ न आए। सी ऑप्शन है, छात्रों को प्राचार्य से मिलने का परामर्श दें ताकि समस्या का समाधान निकल सके। फिर उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है आपका, वो है उसकी उचित सहायता करें और उसके मनोबल को बढ़ाएं। तो आपको सही आंसर बताना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसकी उचित सहायता करें और उसके मनोबल को बढ़ाएं। अगर कोई छात्र आपके पास अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए आता है और इस समस्या कुछ ऐसी है कि वो आपके घर तक भी चला जाता है उस समस्या को साझा करने के लिए, तो उस स्थिति में आप जो है उसकी उचित सहायता करें, यानी समस्या किस प्रकार की है उससे जुड़ी समस्याओं का जो है समाधान करने का प्रयास करें, उसके साथ उसका मनोबल भी बढ़ाएं ताकि वो उस समस्या से जूझ सके। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है कि जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत कर कक्षा का अनुशासन भंग कर रहे हों तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। सपोज करिए कि कुछ विद्यार्थी हैं जो कक्षा को जो है पूरी तरह से भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि पढ़ना लिखने जो भी कार्य हो रहा है उसमें उसको पूरी तरह से अव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस स्थिति में एक शिक्षक होने के नाते आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, उन छात्रों को निष्कासित करना चाहिए जो कक्षा को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं जानबूझकर। फिर उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, उन छात्रों को अलग थलग करना चाहिए, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन छात्रों से उनको अलग कर देना चाहिए। सी ऑप्शन है, अपने अधिकार के साथ उस समूह का सुधार करें। फिर डी ऑप्शन है, उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार के लिए एक अवसर दें। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उन्हें आत्मनिरीक्षण यानी कि अपनी गलतियों को समझने का समय दें और उनके व्यवहार में सुधार के लिए एक अवसर दें, यानी कि वो क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, यानी कि वो गलत काम कर रहे हैं ऑब्जर्व करने का समय दें उनको, और ताकि वो अपने व्यवहार को सुधार सकें। एक अवसर देना चाहिए आपको वैसे विद्यार्थियों को जो कक्षा को जानबूझकर भंग करने का प्रयास करते हो या डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हो। अगर बार बार वो ऐसा करता है तो शायद वो हठी हो, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया है कि एक शिक्षक के बारे में यह कह सकते हैं कि वह प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है, तो उसे किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। कोई शिक्षक है, सपोज करिए आप एक शिक्षक हैं और प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है, यानी लगातार आप अच्छे प्रश्न पूछ सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं आपको यहाँ ऑप्शन में बताना है, लेकिन आप प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है यानी कि एक के बाद एक प्रश्न आप करते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, सार्थक प्रश्न पूछते हैं क्या आप। बी ऑप्शन है, यह संभव बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, यानी यथासंभव आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। सी ऑप्शन है, एक नियत समय में अधिकतम प्रश्न पूछते हैं। डी ऑप्शन है, एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब जो है बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। यानी कि एक शिक्षक के बारे में यह कह सकते हैं कि वह धारा प्रवाह प्रश्न पूछता है, यानी एक के बाद एक प्रश्न पूछता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर प्रश्न वो पूछता रहे, एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न वो पूछ सकता है, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है उस समय अवधि में वो विषय से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछ सकता है, वो भी सार्थक जो कि विषय से संबंधित हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। पहला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। बी ऑप्शन है, संतरात परीक्षा यानी कि टर्म एंड एग्जाम होना चाहिए, ये टर्म एंड एग्जाम। फिर उसके बाद सी ऑप्शन जो दिया गया है आपका, छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना चाहिए। डी ऑप्शन दिया गया है, सेमेस्टर प्रणाली का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होता है, यानी मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, किस लिए मूल्यांकन करते हैं, यहाँ पर हमें चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन हम करते हैं। यह एक
इसका महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है आपका मूल्यांकन का। तो ये ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है सही गलत, बी ऑप्शन है एकाधिक विकल्प, सी ऑप्शन है रिक्त स्थानों की पूर्ति और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों सही है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी किस प्रकार का आप परीक्षण कर सकते हैं कि वो आपके प्रभावी स्मरण शक्ति के बारे में बेहतर हो सके, यानी कि प्रभावी स्मरण शक्ति आपकी बढ़ सके। ऑप्शन बताना है कि सही गलत, दूसरा ऑप्शन है एकाधिक विकल्प, यानी अपने स्मरण शक्ति पे बल दे के जो है आप आंसर को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या बी और सी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। यानी कि एकाधिक विकल्प वाले प्रश्न, फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की जो पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं, तो ये जो है परीक्षण जो है प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो या कोई प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया कि निबंध प्रकार परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। निबंध प्रकार का जो परीक्षण होता है वो विश्वसनीय नहीं है, इसका कारण क्या होता है हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें सदैव छात्रों के उत्तर भिन्न होते हैं, बी ऑप्शन है उनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं, सी ऑप्शन है उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है, डी ऑप्शन है उनकी उत्तर शैलियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यह बताने का प्रयास करना है कि निबंध प्रकार की जो परीक्षण होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है, इन चारों ऑप्शन में से हमें यह बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है। उनकी जांच जो है, यानी कि हम निबंध प्रकार के परीक्षण अगर करते हैं तो उस जांच के अनुसार परीक्षक की मनोदशा से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। हमें बताना है चारों ऑप्शन में से कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए इन चारों ऑप्शन में से क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, बी ऑप्शन है शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए, सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए और डी ऑप्शन है विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाए। तो इसमें से हमें बताना है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन चारों ऑप्शन में से क्या आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो अब किस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, यानी कि जब हम निरंतर मूल्यांकन करते हैं विद्यार्थियों का, जो भी विषय वस्तु पढ़ाते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया बच्चे ने किस प्रकार से सीखा या उसने अच्छे तरीके से नहीं सीखा, तो हम किस विधि का और प्रयोग कर सकते हैं। तो मूल्यांकन करने से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाता है अगर हमें शिक्षा का स्तर अच्छे तरीके से बढ़ाना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से छात्रों के गृह कार्य जांचने का सबसे उच्चतम तरीका क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह कार्य कक्षा के बुद्धिमान छात्रों को आवंटित कर दिया जाए, बी ऑप्शन है कक्षा समूह में उत्तर की ढंग से जांच किया जाए और सी ऑप्शन है उनकी जांच आदर्श पुस्तिका से मिलान करके किया जाए और डी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक नियमित रूप से स्वयं उसकी जांच करे। प्रश्न में यह पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से हमें यह बताना है कि छात्रों के गृह कार्य जांचने का सबसे उत्तम तरीका इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिया। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
शिक्षक नियमित रूप से स्वयं उसकी जांच करे। यानी कि जो भी गृह कार्य शिक्षक के द्वारा छात्रों को दिया गया है उसकी जांच जो है शिक्षक नियमित रूप से स्वयं करे। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी को आपने नॉमिनेट नहीं करना है कि नहीं तुम ज़्यादा क्लास में बच्चे होने के कारण जो है आप कॉपी को चेक कर दो कुछ ऐसे बच्चों को जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आपको स्वयं नियमित रूप से जो है इसकी जांच करनी चाहिए। अगर आपने छात्रों को गृह कार्य दिया है तो उत्तम तरीका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है, आखिर ऐसा क्यों? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम यानी कि जो परीक्षण कार्य होता है या परीक्षा ऑर्गेनाइज किया जाता है या परीक्षा जो है पूरी तरह से कंडक्ट किया जाता है उस कार्यक्रम को जो है समयबद्ध लागू किया जाना आवश्यक है। ऐसा क्यों है कि उसे समयबद्ध लागू किया जाना पूरी तरह से आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है छात्रों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, इसलिए जो है समयबद्ध तरीके से जो है परीक्षण कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है एक नियमित अभ्यास किया जा सकता है। सी ऑप्शन है छात्रों को संत्रता परीक्षाओं के लिए परीक्षित किया जा सके। डी ऑप्शन है परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। तो उचित विकल्प के बारे में आपको बताना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। इसलिए जो है शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक होता है। अगर हम किसी समयबद्ध यानी एक निश्चित समय में परीक्षा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके द्वारा हमें यह पता चलता है उनके परिणाम के द्वारा कि क्या हम जो भी पढ़ा रहे हैं या जिस भी मेथड से पढ़ा रहे हैं या जिस सिस्टम से हम फॉलो करके उनको एजुकेशन दे रहे हैं क्या वह उचित है, बच्चे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सारे तथ्यों को समझ पा रहे हैं। तो इन परिणामों के बाद जो है जो हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, जो फीडबैक मिलता है कि कैसे बच्चे समझ रहे हैं, हमारा तरीका सही है या नहीं, तो उसके आधार पे उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। यानी कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे मेथड से जो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार की विधि का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इन परिणामों के आधार पे हमें फीडबैक मिलता है, फिर उसमें हम क्या करते हैं, सुधार करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपने सही लगाया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या होता है। यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा सूचक है जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता हो या उसको स्पष्ट करता हो। पहला जो ऑप्शन है कि विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं, बी ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री, और डी ऑप्शन है छात्रों का उपलब्धि स्तर। प्रश्न अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं समझा तो मैं इसको फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। सपोज करिए कोई स्कूल है और कोई बाहरी आके या कोई बाहरी टीचर या कोई गार्जियन किस प्रकार से वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में पता कर सकता है, किस प्रकार से उसको पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बच्चों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों की उपलब्धि स्तर। यानी कि जो कुछ भी हमने पढ़ाया है विद्यार्थियों को वो अच्छे तरीके से उनको पता है, तथ्यों के बारे में वो समझ गए हैं, तो उसके द्वारा जब वो परीक्षा में परिणाम प्राप्त करते हैं, अच्छे अंक आते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जिस तरह से पढ़ाया है वो पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण है। तभी तो बच्चों ने जो है उपलब्धि प्राप्त की, वो स्तर प्राप्त किया। तो छात्रों की उपलब्धि स्तर जो है किसी भी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लगाया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फैक्टर है या कारण है जिसके वजह से शिक्षक जो है नियोजन मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं।
पहला जो ऑप्शन है, यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं। बी ऑप्शन है, छात्र अधिगम के कारण या व्यवहार की समस्याओं को जानने के लिए। या तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, या तो फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं। नियोजन का मतलब एक नियोजित तरीके से जो है मूल्यांकन करना। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से किस कारण से जो है कोई शिक्षक या टीचर नियोजन मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। तो यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं, इसके द्वारा यह पता लगाने का वो प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 11 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 उद्देश्य दिए गए हैं और पूछने का यह प्रयास किया जा रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए, इन चारों ऑप्शन में से। पहला जो दिया गया है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए। बी ऑप्शन है, मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए। सी ऑप्शन है, छात्रों की अभिरुचियों और प्रवृत्ति को जानने के लिए। डी ऑप्शन है, छात्रों को आवंटित विशिष्ट अधिगम समूहों में विभाजित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए। प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस उद्देश्य के लिए जो है योगात्मक, यानी कि जो आप योग प्राप्त करते हो परीक्षा के परिणाम के अंत में आप देखते हैं, जैसे परीक्षा का जो टोटल परीक्षा के अंक जो होते हैं 1000 होता है, फिर उसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए, 800 अंक प्राप्त किए, तो ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो आखिर ये क्यों किया जाता है, यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रश्न में कि किस उद्देश्य के लिए जो है योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए जो है योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपने सही आंसर किया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया है कि शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का उद्देश्य किस प्रकार से पूरा होता है। शिक्षक अगर आपको गृह कार्य देता है, सपोज करिए आप विद्यार्थी हो या छात्र हो, तो शिक्षक जब आपको गृह कार्य देता है तो उसके उद्देश्य किस प्रकार से पूरे होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से उद्देश्य के प्रकार के बारे में दिया गया है और आपको बताना कि किस प्रकार से वह उद्देश्य पूरा होता है। पहला जो है, गृह कार्य सजा के रूप में दिया जाए। बी ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए तत्कालीन गृह कार्य दे। सी ऑप्शन है, छात्रों से यह अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे। डी ऑप्शन है, शिक्षक गृह कार्य पूरा करने के लिए छात्रों के अनुभवों की ओर ध्यान न दे। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों से यह अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे। प्रश्न में यह पूछा गया कि शिक्षक द्वारा दिए गए जो गृह कार्य होते हैं छात्र को, उनके उद्देश्य किस प्रकार से पूरा हो सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो एक शिक्षक को छात्रों से यह अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे। यानी आपने गृह कार्य छात्रों को दिया तो कोई ज़रूरी ये तो है नहीं कि हर बार जो है वो छात्र आपका जो होमवर्क या गृह कार्य पूरा करके आए, हो सकता है कोई कारण हो। तो उम्मीद हमेशा जो है अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सदैव गृह कार्य वो पूरा करके आए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का जो है आपने राइट आंसर लगा लिया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया गया कि जब एक छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हमें बताना है कि जब एक छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। पहला दिया गया है पोस्ट परीक्षण। बी ऑप्शन है पूर्व परीक्षण। सी ऑप्शन है परीक्षण और पुनः परीक्षण। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण, फिर उसके बाद पुनः परीक्षण। जब कोई भी एक विद्यार्थी हो, एक ही परीक्षा में वो 2 बार बैठता हो, यानी कि किसी परीक्षा को उसने दिया, फिर से वही परीक्षा जो है उससे लिया जा रहा है, तो उस परीक्षा को जो है क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो परीक्षण, एक बार तो परीक्षण उसका हो गया, दोबारा जो किया जा रहा है वो पुनः परीक्षण है, यानी 2 बार। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ मूल्यांकन के बारे में दिया गया है और आपसे यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि इन सभी में से कौन सा मूल्यांकन जो है पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। यानी कि आपने कोई पाठ्यक्रम है जो विषय सूची है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको पढ़ा दिया और उसके अंत में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, यहाँ पर वह पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है स्थान मूल्यांकन, स्थानान मूल्यांकन जो है आपका दूसरा है, फिर सी ऑप्शन है प्रारंभिक मूल्यांकन, फिर डी ऑप्शन है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि इन सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। तो हम कोई पाठ्यक्रम को अगर पढ़ाते हैं, जब हमारा पाठ्यक्रम खत्म हो जाता है तो हम एक परीक्षा का आयोजन करते हैं और जो कुछ भी पढ़ाया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रश्न को तैयार करते हैं और एक पेपर तैयार कर लेते हैं और पेपर के अनुसार हम परीक्षा लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है हम उनका मतलब परीक्षा लेने के बाद यह पता करने का प्रयास करते हैं कि जो भी कुछ मैंने पढ़ाया या शिक्षक ने जो कुछ भी छात्रों को पढ़ाया वो कितना उन्होंने ऑब्जर्व किया या कितना समझ में आया। तो ये योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा पता चलेगा कि मैंने 1000 नंबर का सपोज करिए कि प्रश्न बनाया और किसी विद्यार्थी ने उसमें 500 नंबर पाया, किसी ने 300 नंबर पाया। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने मतलब किस प्रकार से जो है हमारे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ जो भी तथ्य है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया बहुत ही ईजी तरीके से। ये है प्रश्न, कौन सा मूल्यांकन जो पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, तो योगात्मक मूल्यांकन आपका राइट हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि प्रश्नों को आप जब बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो आप आंसर बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे। अगर हमें प्रश्न नहीं समझ में आता है तभी हम आंसर नहीं कर पाते हैं, ये बात आप सभी को पता होगी। अगर हम प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आंसर भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो प्रश्नों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। यानी कि शिक्षक की सीखने की क्षमता को यहाँ जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। पहला दिया गया है उपयुक्तता परीक्षा, बी दिया गया मनोवृत्ति परीक्षण, सी है उपलब्धि परीक्षण और डी है दार्शनिक परीक्षण। तो यहाँ पे आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए उपयुक्तता परीक्षा। शिक्षक के सीखने की क्षमता को हमें जानने के लिए किस प्रकार की परीक्षा या परीक्षण को लेना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, तो उपयुक्तता परीक्षण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो है टेस्ट लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर लगाया होगा। अगर प्रश्न नहीं समझ में आए, कहीं भी संदेह है कि ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया सर, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका जवाब 100% देने का प्रयास करूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया कि जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं जैसे कि लिखना, सूची बनाना, लेबल और नामकरण आदि का प्रयोग किया जाता है तो हमें इससे किस स्तर का पता चलता है, यानी कि किस स्तर के ज्ञान का जो है हमें पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं स्तर के बारे में। पहला दिया गया बोध स्तर, सी दिया गया ज्ञान स्तर और बी दिया गया उपयोग स्तर और डी ऑप्शन है संश्लेषण स्तर। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ज्ञान स्तर। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन का ऑर्डर जो है ऊपर नीचे हो गया, सी यहाँ पर होना चाहिए और बी यहाँ पर, लेकिन आपका ऑप्शन राइट है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ज्ञान स्तर। प्रश्न में यह पूछा गया है कि जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं, यानी कि आप कोई परीक्षा कंडक्ट करते हैं, एक परीक्षा है उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे लिखना भी होता है, सूची बनाना भी होता है, लेबल और नामकरण आदि भी प्रयोग आप करते हैं। तो हम इससे किस स्तर का पता लगा सकते हैं, यानी इससे किस स्तर के ज्ञान का पता लगा सकते हैं, तो ज्ञान स्तर का। यानी कि हमारे ज्ञान अगर है किसी विषय के बारे में तभी हम ये सभी क्रियाओं को जो है कंप्लीट कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सही आंसर किया होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न में यह पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को यह बताने का प्रयास करना है कि किस आधार पे जो है लिखित सामग्री का अच्छी तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है भाषाई अभिव्यक्ति के आधार पे, बी ऑप्शन है तार्किक प्रस्तुति के आधार पे, सी ऑप्शन है जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसको पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, या डी ऑप्शन
विषय बोध के आधार पे। तो प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझें। पहले मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूँ कि किस आधार पे जो है लिखित या राइटिन सामग्री का अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ इसमें ऐसे आधार दिए गए हैं जिसके बेस पे जो है आप लिखित सामग्री का अच्छे तरीके से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसको पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, यानी कि आप इस आधार पे जो है लिखित सामग्री का मूल्यांकन नहीं करना चाहेंगे कि जो कुछ भी पढ़ा जाता है, यानी जो कुछ हमने पढ़ा है, मतलब जिस भी प्रश्न का उसने आंसर किया है कॉपी में, उसको वह पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हो। यानी ऐसा नहीं है कि जो उसने हूबहू लिखा हो कॉपी में फिर से वो उन चीज़ों को फिर से प्रस्तुत कर पाएगा। तो इस आधार पे जो है कभी भी लिखित सामग्री का जो है मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी भी आंसर करके आया कॉपी में, अगर आपसे फिर से 2 4 या 10 दिन बाद पूछा जाता है कि उसी प्रश्न का जो है आप हूबहू आंसर जो आपने पहले किया है आप जो है 10 दिन बाद करें, तो क्या शायद आप उसका आंसर हूबहू कर पाए? नहीं हो सकता है। तो इस आधार पे आपको कभी भी लिखित सामग्री का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें दिया गया कि निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि किस विधि से छात्रों का बहुत ही अच्छे तरीके से या सर्वश्रेष्ठ तरीके से मूल्यांकन संभव हो सकता है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, बी ऑप्शन दिया गया वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सी दिया गया है निरंतर मूल्यांकन और डी ऑप्शन है प्रारंभिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन। तो यहाँ पे पूछा गया कि चारों ऑप्शन में से किस विधि से जो है छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। तो निरंतर मूल्यांकन के द्वारा जो है छात्रों का सर्वश्रेष्ठ या उचित मूल्यांकन जो है संभव हो सकता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम भी आपके होते हैं, फिर आपके 6 मंथ के बाद भी एग्ज़ाम, यानी 6 महीने बाद भी एग्ज़ाम होते हैं। उसके साथ साथ इसके बीच में बहुत सारे टेस्ट भी चलते हैं, यानी कि मंथली जो टेस्ट होते हैं वो भी चलते हैं। तो ये निरंतर मूल्यांकन, यानी कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं निरंतर मूल्यांकन के द्वारा हमें यह पता चल जाएगा कि क्या हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, या जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं या जिस विधि से भी पढ़ा रहे हैं क्या वो सही विधि है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं। तो निरंतर हम मूल्यांकन करते रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें फेरबदल या बदलाव भी कर सकते हैं। ये निरंतर मूल्यांकन के द्वारा संभव हो सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसमें दिया गया कि पाठ्यचर्या की प्रभाविकता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है। पाठ्यचर्या की प्रभाविकता के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कारक जो है सर्वप्रधान है। पहला ऑप्शन है अध्यापक की सक्षमता, बी ऑप्शन है समुदाय का सहयोग और सी ऑप्शन है संस्था का हित और डी ऑप्शन है प्रशासन का नेतृत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक की सक्षमता। प्रश्न में ये पूछा गया कि पाठ्यचर्या की प्रभाविकता, यानी कि हम अगर क्लास में कुछ भी जो भी पाठ्य विषय वस्तु के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो वो किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है। तो अध्यापक की सक्षमता, यानी कि वो अपने विषय पे अच्छे तरीके से कमांड रखता हो, उसकी जानकारी हो, वो अपने विषय में सक्षम हो, यानी कि अच्छे तरीके से उसको अपने विषय का नॉलेज हो। तो अध्यापक की सक्षमता जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21। इसमें दिया गया कि विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए। तो हमें बताना है कि विद्यालय पाठ्यचर्या जो की जाती है वो किस नियोजन के अनुकूल जो है होनी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों के लिए, बी ऑप्शन है विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों के लिए, सी ऑप्शन है महाविद्यालयों में प्रवेश की अर्हता के लिए, या डी ऑप्शन है शिक्षकों का प्रशिक्षण और रुचि के लिए। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा हितों के लिए विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन जो है इसके अनुकूल होना चाहिए कि छात्र के लक्ष्य क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं और उनके हितों के मद्देनज़र रखते हुए जो है पाठ्यचर्या का नियोजन करना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर दिया गया कि सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप का प्रधान उद्देश्य क्या होता है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना, बी ऑप्शन है प्रगतिशील विद्यालय उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को विद्यालय विरत होने से रोकना, और डी ऑप्शन है समुदाय की मांग की पूर्ति। प्रश्न में यह पूछा गया कि सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप का प्रधान उद्देश्य क्या होता है या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना, यानी कि विद्यार्थी के विकास को आसान बनाना। वो जिस क्षेत्र में विकास कर रहा है तो उसको किस प्रकार से उसके रास्ते को आसान बनाया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप का जो है प्रधान या मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थी के विकास को सुकर या आसान बनाना होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा गया कि श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन दिया गया ब्रूनर महोदय के द्वारा, बी है गैगने के द्वारा, और डी है थॉर्नडाइक या सी टॉलमैन के द्वारा। तो यहाँ प्रश्न में यह पूछा जा रहा है आपसे कि श्रृंखला अधिगम या चैन लर्निंग जो है किससे संबंधित है इसमें। तो गैगने महोदय के द्वारा जो है आपका श्रृंखला अधिगम जो है संबंधित है या चैन लर्निंग, ठीक है। इसके संदर्भ में इन्होंने बताया है श्रृंखला अधिगम के बारे में या चैन लर्निंग के बारे में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24। इसमें दिया गया है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास किस प्रकार से होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास किस प्रकार से हो सकता है, या स्मृति स्तर के आधार पे या बोध स्तर के, फिर सी दिया गया है चिंतन स्तर, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिंतन स्तर। प्रश्न में ये पूछा गया है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत जो भी शिक्षा के विभिन्न स्तर है, जैसे स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है और भी कई स्तर हैं, तो उसके अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि इनमें से किस स्तर के द्वारा जो है समस्या समाधान की योग्यता एक छात्र या एक बालक के अंदर विकसित होती है। तो चिंतन स्तर, यानी कि वो किसी भी तथ्य को या किसी समस्या के ऊपर चिंतन करता है या समझने का प्रयास करता है, तत्पश्चात उसका समाधान भी उसको मिलता है। तो चिंतन स्तर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी चीज़ों पे हम चिंतन नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो उसका समाधान किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25। इसमें दिया गया है कि मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देता है। यहाँ पे बताना है कि मूल जो पाठ्यचर्या होता है किस ऑप्शन पे बल नहीं देता है। पहला है प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, बी है समस्या समाधान पर, विषय वस्तु का सुपरिभाषित पिंड पर जो है सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है विभिन्न विषय वस्तुओं का एकाकीकरण पर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पे जो है मूल पाठ्यचर्या जो है बल नहीं देता है आपका। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26। इसमें दिया गया कि क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की आवश्यकता, या फिर सी ऑप्शन है शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता, या उपरोक्त में से सभी सही हैं आपके। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। प्रश्न में यही पूछा गया कि क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा दर्शन की भी आवश्यकता उसको होगी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की भी आवश्यकता होगी, और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 27। इसमें दिया गया है कि अध्यापक प्रायः पाठ्य पढ़ाने के दौरान और उसके कुछ समय बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके और उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। और हमें यह बताना है कि इन सभी चारों ऑप्शन में से यह किसका उदाहरण है, किस प्रकार के मूल्यांकन का जो है ये उदाहरण है। पहला ऑप्शन है संकलनात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन, या फिर सी ऑप्शन समवर्ती मूल्यांकन, डी ऑप्शन दिया गया नैदानिक मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि अध्यापक जो है प्रायः पढ़ाने के दौरान, यानी कोई शिक्षक है और पढ़ाने के दौरान उसके कुछ समय बाद, यानी पढ़ाया जो कुछ भी पढ़ाया उसके कुछ समय बाद विद्यार्थियों से जो है जो चीज़ भी उसने पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि जो कुछ मैंने पढ़ाया और प्रश्न पूछने के दौरान अगर हमें यह पता चलता है अगर उसने आंसर उसका दिया तो मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया तो शायद जो है अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास नहीं किया, तो फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके कि कितना उन्होंने सीखा, फिर उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यानी कि अभी एक पाठ मैंने पढ़ाया और उससे प्रतिपुष्टि के रूप में हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है कि जो भी पाठ मैंने पढ़ाया वो अच्छे तरीके से विद्यार्थी को समझ में आया, तो हम अगले जो है पाठ पे आगे नहीं बढ़ेंगे, अगले लेसन पे आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको फिर से पढ़ाने का या समझाने का हम प्रयास करेंगे छात्रों को। तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण हमारा होता है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न भी समझ में आया होगा, इसका आंसर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। इसमें दिया गया अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण इन चारों ऑप्शन में से किस उदाहरण मतलब किसका उदाहरण है? इन चारों ऑप्शन में से किसका उदाहरण है? नियोजन परीक्षण के लिए, या फिर अभिक्षमता परीक्षण के लिए, या फिर सी अभिवृत्ति परीक्षण के लिए, या उपलब्धि परीक्षण के लिए। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है आपका बी ऑप्शन, अभिक्षमता परीक्षण के लिए। यानी कि आपकी क्षमता किस प्रकार की या पोटेंशियल किस प्रकार की, अगर आपसे शैक्षिक पात्रता की परीक्षा कराई जा रही है, सपोज करिए कि नेट एग्ज़ाम जो है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो पढ़ाने के लिए, क्या आपको अच्छे तरीके से पता है कि बच्चों को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो उसके संदर्भ में ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है, शैक्षिक पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पे किस लिए किया जाता है यही पूछा जा रहा है कि अभिक्षमता का परीक्षण, यानी कि किस प्रकार की आपकी क्षमता है, पोटेंशियल है या नहीं है। अगर आप इसमें उत्तीर्ण होते इसके मानक के अनुसार, मान लीजिए कि 60 नंबर पे क्वालिफाई मार्क्स रखा गया, तो अगर आप 60% से ऊपर नंबर प्राप्त करते हैं तो आप जो है शैक्षिक पात्रता को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि आप पढ़ाने योग्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपने सही दिया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यह प्रश्न हमारा जो है वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 28 महत्वपूर्ण शिक्षण अभिवृत्ति के जो है प्रश्नों को डिस्कस किया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आपने 28 प्रश्नों में से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है सही किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने प्रयास किया कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूं, फिर उसके बाद जो है आप आंसर को देने का प्रयास करें। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से अगर समझते हो तो आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे। तो इसलिए प्रश्न पढ़ना जो है अच्छे तरीके से आप सीखें। अगर लगता है कि कोई वर्ड ऐसा उसमें है जो हमें समझ में नहीं आया तो उस वर्ड को आप सर्च करें, गूगल करें, उस शब्द के बारे में जानें, तो शायद आप उस नए शब्द को भी सीख जाएंगे और उसका मीनिंग भी आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप परीक्षा में तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन परीक्षा से पहले ये सभी प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं। तो हमें जो है प्रश्न को पढ़ने की स्किल को डेवलप करना चाहिए, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने की स्किल को। तो ये एक छोटी सी स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ सारा जितना कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अच्छा लगे तो आप इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दें कि सर ये प्रश्न जो है आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है, तो भी आप बताएं। और जिस विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, या आपको वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई क्वेरी है या कोई प्रश्न है आपके मन में, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। सपोज करिए कि ऊर्जा ही मिलता है, कि हमें लगता है कि आपके लिए ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है और आप जो है मतलब इस प्रकार के जो है कंटेंट आपको हमेशा कंटिन्यूअस चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है आगे कार्य करने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप ये भी मेंशन कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए। अगर आपके मन में कोई टॉपिक पहले से फिक्स्ड है कि नहीं सर मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर आप वीडियो बनाएं, तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। लाइक के साथ जो है शेयर करिए अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका उत्तरदायित्व होता है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें, यानी दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके।
क्योंकि बाजार में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जिसको आप परचेज करके बाय करोगे तब जाके आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करोगे। इसके साथ साथ आप फ्री में जो है एनटीए की वेबसाइट पे भी जाके 2 से 3 जो है प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। उनके प्रैक्टिस सेट का मीन्स ये होता है कि आप जो है ऑनलाइन जो परीक्षा कंडक्ट की जा रही है एनटीए के द्वारा, आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाए। जो नए विद्यार्थी हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे प्रोसेस उसमें होते हैं, किस प्रकार से जो है हम आंसर कर सकते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बढ़ सकते हैं। तो इन सभी की जानकारी के लिए वो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं एनटीए पे। ये नहीं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मुहैया कराया जाता है कि 20 से 30 प्रैक्टिस सेट है, आप उसमें आके प्रैक्टिस सेट दीजिए। नहीं, वो परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए, यानी कि जो भी वो सिस्टम बनाया गया ऑनलाइन का उसको वो समझ सकें उस प्रैक्टिस सेट को करने के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। शेयर ज़रूर क्या करिए, अगर आपके एक शेयर से किसी को फ़ायदा होता है, इससे मदद मिलती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आप ज़रूर शेयर कर लेंगे। और आप अगर नए भी बने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप जरूर प्रेस कर लें न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आसानी के साथ जो है आपको प्राप्त हो जाएगी अगर आप बेल आइकन को ऑन रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात और मैं बोलूँगा कि आपको 15 जून को आपका एग्ज़ाम होना है यूजीसी नेट का। यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ जाते जाते कि 15 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप इस संदेह में न रहें कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होगा तो आप उसके हिसाब से तैयारी में जो है ढील दे दें, ऐसा कुछ ना करें। आप 15 जून जो है मान के ही परीक्षा की तैयारी करें। बाद में जिस प्रकार की कंडीशन या सिचुएशन होगी तो उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर मैं नहीं अपडेट करता हूं तो आप सक्षम है, गूगल पे जाइए, एनटीए की वेबसाइट खोलिए या यूजीसी नेट की वेबसाइट खोलिए और वहां पे बहुत सारी जो तत्कालिक नोटिफिकेशन है वहां पे दी जाती हैं। वहां पे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि यूजीसी नेट ने क्या मेंशन किया, क्या जारी किया कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी या नहीं। आप खुद से चीज़ों को सर्च करना और जानने का प्रयास करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप चीज़ों की जांच भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि सामने वाला क्या सही बता रहा है या गलत। जब आप खुद से जांच करते हैं तो वो बेहतर होता है आपके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।